हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज में आज हमारा चैप्टर 18 है। इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। न्यूरल सिस्टम के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, फिर न्यूरॉन के बारे में, उसके बाद सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है। अच्छा, कभी कभी मैं न्यूरल सिस्टम की जगह पे नर्वस सिस्टम कह दूंगा, तो सेम चीज होती है, चाहे आप न्यूरल सिस्टम कह दो चाहे आप नर्वस सिस्टम कह दो, है ना। बात सेम ही होती है, दोनों शब्द जो है वो एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे न्यूरल शब्द को यूज किया। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक शब्द है। कोऑर्डिनेशन का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग ऑर्गन्स का एक साथ बॉडी में काम करना। जैसे अगर आप अचानक से दौड़ने लगते हो, है ना, आप तेजी से दौड़ रहे हो, तो आप जैसे जैसे दौड़ने लगोगे, क्या होगा, आपको थकावट होगी, है ना। क्यों? और उससे क्या होगा कि आपकी, क्योंकि आप दौड़ रहे हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जो आपका हार्ट है वो तेजी से ब्लड को पंप करने लगेगा, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। नॉर्मल 72 होती है, 72 से वो 80-85 आराम से चली जाएगी। ठीक है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। आप तेज तेज सांस लेने लगोगे, जिससे आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, है ना। और वो ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी को निकालने के लिए, है ना। जो हमारा खाना होता है उसको तोड़ा कैसे आता है, ऑक्सीजन को यूज करके। ठीक है। तो लंग्स में आपके ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, या कह लो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप ब्रीदिंग भी तेज करने लगोगे, जल्दी जल्दी सांस लोगे, आपके लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आएगी, है ना। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो देख रहे हो, आप एक काम कर रहे हो रनिंग, और उससे 4 चीजें हो रही हैं। तो इस ये चारों चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो हार्ट है, जो लंग्स है, जो आपका ब्लड है, ये सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, है ना। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उनका जो फंक्शन होता है उसको हमेशा कोऑर्डिनेटेड रहना पड़ता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से साथ में मिलकर काम करना। ठीक है। जिससे कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। होम्योस्टेसिस मतलब होता है हमारी बॉडी का अंदर एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना। उस इन्वायरमेंट को एक समान बनाए रखना ही होम्योस्टेसिस है। जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप विंटर में देखोगे तब भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप समर में देखोगे, गर्मियों में देखोगे, तब भी 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जबकि विंटर में बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री पहुंच गया, 3 डिग्री सेल्सियस। समर में मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर पहुंच गया 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है, और इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। तो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी का जो मूवमेंट्स होते हैं, या जो हमारी बॉडी का फंक्शन होता है, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। दो से ऑर्गन, ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब पूरा करते हैं बेसिकली। ठीक है। जैसे कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि मेंटेन करने के लिए, क्या चीज मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, मतलब जो हमारी मसल की एक्टिविटी है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है नेसेसिएट, मतलब जरूरी होता है। अगर सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई आपको बढ़ानी है तो आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वाया ब्लड। ठीक है। जब एक्सरसाइज हम स्टॉप कर देते हैं तो जो हमारे नर्व्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, सारे के सारे ऑर्गन्स जो जिनके फंक्शंस जो है वो तेज हो गए थे, वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। ग्रेजुअली रिटर्न टू दियर नॉर्मल कंडीशन। ग्रेजुअली मतलब धीमे धीमे वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो रहे हैं सारे के सारे हमारे मसल के, लंग्स के, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के, किडनी के, है ना, ये कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल के हो रहे हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना 2 सिस्टम का काम होता है। न्यूरल सिस्टम जो कि आज हम पढ़ेंगे, और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हम जस्ट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। जो न्यूरल सिस्टम होता है ना, हाँ, तो ये दोनों न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्वाइंटली, मतलब ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बॉडी के फंक्शंस को। जो न्यूरल सिस्टम होता है ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब ये हर एक बॉडी के, आपके हर एक पॉइंट में न्यूरल सिस्टम का कुछ ना कुछ टिश्यू रहता है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है। अच्छा, इसी की वजह से क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब बहुत ही तेजी से ये काम करता है न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए।
लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना, ये केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है हार्मोन्स के द्वारा। मतलब जो काम हमारे न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन करती है, वही काम एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। और हार्मोन्स एक तरह के केमिकल है, इस वजह से केमिकल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ना, किसके थ्रू, एक केमिकल के थ्रू। वो केमिकल क्या है, हार्मोन। ठीक है, इस चैप्टर में हम न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, जनरेशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज याद रखना कि जो न्यूरल सिस्टम होता है हमारा, वो बहुत ही क्विक होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारा, वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, ये हम नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 2025-26 वाली। ठीक है, न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो, हमारी जो न्यूरल सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना। और ये न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये अलग अलग स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई मतलब होता है जो भी आपको बाहर से कोई ना कोई, आप कह लो डिस्टर्बेंस आपको जो फील होता है बाहर से, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी आंखों पे आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही है, वो लाइट क्या है, स्टिमुलाई है। आपको कोई एक स्विच उभा रहा है आपके हाथों पे, वो क्या है, स्टिमुलाई है। आप गर्म चीज को छू रहे हैं, आप ठंडी चीज को छू रहे हैं, ये सब क्या है, स्टिमुलाई। तो जो स्टिमुलाई होता है, न्यूरॉन्स उनको डिटेक्ट कर सकती हैं, उनको रिसीव कर सकती हैं और उनको आगे ट्रांसमिट कर सकती हैं। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये इंफॉर्मेशन जाती है कि क्या चीज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है। अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल उनके अंदर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में कुछ नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं उनके नेटवर्क होता है बस, है ना। लेकिन अगर इंसेक्ट्स की बात करें तो थोड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाता है न्यूरल सिस्टम, क्योंकि इनके पास ब्रेन भी होता है। इंसेक्ट्स के अंदर ब्रेन भी होता है ना। हाइड्रा के अंदर कोई ब्रेन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर ब्रेन भी होता है। इसके अलावा अ नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज भी होते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, तो देखो गैंग्लिया शब्द हो गया, तो तीन शब्द हैं जो कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा गैंग्लियो, है ना। गैंग्लिया के अलावा एक शब्द और आएगा नर्व, एक शब्द और आएगा ट्रैक्ट। ये तीनों देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जानने के लिए थोड़ा सा एक आपको पता होना चाहिए हल्का सा, कि जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो न्यूरॉन जो होती है, जो कि बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट है, वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसे और इधर ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा। इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी। और ये जो हिस्सा है इसको हम एक्सॉन। ठीक है, तो जो डंडे की तरह हिस्सा है वो एक्सॉन है, और जो ये आपका आगे है ये पोर्शन, ये सेल बॉडी है। ठीक है, अब गैंग्लिया क्या होता है। अगर सेल बॉडी का ग्रुप मिले आपको, कहाँ पे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पीएनएस क्या होता है या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। नर्व क्या होता है, अगर आपके पास एक्सॉन का ग्रुप मिले, किसके अंदर, पीएनएस के अंदर, यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्सॉन का ग्रुप देखने को मिले, तो उसको हम नर्व कहते हैं। ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आपको एक्सॉन का ग्रुप मिले, कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर आपको एक्सॉन का ग्रुप देखने को मिले तो उसे ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए कम से कम। और ऐसे एनसीईआरटी ने इसको दिया नहीं है ना, सीधा गैंग्लिया नर्व ट्रैक्ट लिख दिया है, उसे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा सा ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो और पीएनएस और सीएनएस क्या होता है थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन के अलावा गैंग्लिया होते हैं और न्यूरल टिश्यूज पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड जो है न्यूरल सिस्टम होता है। वर्टिब्रेट्स में हम भी आते हैं, तो हम अपने बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, अब बात करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, है ना, कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब आते हैं न्यूरल सिस्टम पे, ह्यूमन अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो डिवाइडेड है दो भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ठीक है, जो सीएनएस है उसमें दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो सीएनएस है उसमें दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, है ना, जो नसें या कह लो जो नर्व फाइबर्स ब्रेन से निकलते हैं, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन नसें निकलती हैं या नर्व्स निकलती हैं, उन्हें हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि किससे निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। तो सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है एंड इस साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है और कंट्रोल होता है कि हमें क्या चीज मिला है और क्या चीज हमें करना है, वो यहीं पे होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर डिसाइड करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। जितनी भी सीएनएस से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, उन सब को मिला के हम पीएनएस कहते हैं। यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी, यानी आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर जोड़ देते हो तो हमारा क्या हो जाता है, सीएनएस। अगर आप क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, पीएनएस। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं उनको सबको मिला के हम पीएनएस कहते हैं, ठीक है। जो पीएनएस में नर्व्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो भी टिश्यू होता है या ऑर्गन होता है उससे इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास लेके आती है, उनको हम कहेंगे एफरेंट नर्व। और इफरेंट नर्व क्या होती हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को या कमांड को टिश्यूज या ऑर्गन के पास लेके जाती हैं। तो जो लेके आती हैं ब्रेन के पास वो एफरेंट है, जो लेके जाती हैं उनको हम इफरेंट कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस, है ना, टिश्यू से सीएनएस या ब्रेन, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड इफरेंट ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन या टिश्यू, यानी सीएनएस टू टिश्यूज, ठीक है। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब पीएनएस के भी दो भाग होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है ना। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आप लिख सकते हो सीएनएस एंड स्केलेटन मसल के अंदर, स्केलेटन मसल में जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जो कि इम्पल्स को सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक दे जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं वो हमारी बेसिकली ऐसी मसल्स होती हैं जो कि बोन से जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि ये बोन से जुड़ी हुई हैं तो ये हमारे कंट्रोल में रहती है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली उन चीजों को कंट्रोल में करता है, कंट्रोल में रखता है, ये करो उनसे बात करता है जो हमारे कंट्रोल में है ऑलरेडी। जो जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, यानी ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा किडनी, जैसे हमारा हार्ट, जैसे हमारा लंग्स, इनसे और स्मूथ मसल्स से कांटेक्ट रखता है। स्मूथ मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारे पेट की जो मसल होती है वो स्मूथ मसल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी हार्ट बीट को कम करता है, ठीक है। फिर एक विसरल नर्वस सिस्टम होता है, विसरल नर्वस सिस्टम भी पीएनएस का ही भाग है, जो कि जिसके अंदर नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस होते हैं, जो कि सीएनएस को विसरा से कनेक्ट करते हैं, है ना। विसरा मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो सीएनएस को विसरा से कौन कंट्रोल करता है, मतलब कनेक्ट करता है विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरा से मतलब सीएनएस से विसरा का इंफॉर्मेशन को जाना या विसरा से सीएनएस में इंफॉर्मेशन को आना, दोनों काम किसके थ्रू होगा, विसरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। समझ में आ गया। अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की। स्ट्रक्चर मतलब न्यूरॉन से ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है पूरे नर्वस सिस्टम का, और फंक्शन भी न्यूरॉन ही करती है, तो इस वजह से स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। अब फिगर पहले देख लो उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। देखो ये फिगर है न्यूरॉन का, ठीक है। सबसे पहले न्यूरॉन में ये जो हंस रही है दुनिया, है ना, ये जो फाइबर्स आपको यहाँ पे निकले हुए दिख रहे हैं, है ना, ये
जो खूब सारी ब्रांचिंग दिख रही है ये है डेंड्राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको कई सारे डेंड्राइट, 1 2 3 4 है ना, 5 6, ये सारे के सारे क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये पूरा, ये होता है हमारा सेल बॉडी। अब सेल बॉडी जो है वो बेसिकली समझ लो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स है। जैसे आपको कह दिया जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, भाई न्यूरॉन क्या है, एक तरह की सेल है, तो सेल के अंदर सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस है ना, देखो न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेल बॉडी के अंदर ये सब देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल बॉडी के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ कंकड़ पाए जाते हैं, जो कि रेड कलर के दिखा रखे हैं यहाँ पे, मैं आपको ब्लैक से ऐसे दिखा है ना, ये कंकड़ पाए जा रहे हैं सेल बॉडी और डेंड्राइट के अंदर, डेंड्राइट के अंदर भी है ना, सेल बॉडी और डेंड्राइट के अंदर ये कंकड़ पाए जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, यानी कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसे निजल ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे डेंड्राइट, ये है हमारी सेल बॉडी और निजल्स ग्रेन्यूल आपने देख लिया है ना। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनल होंगे, ठीक है। नीचे आते हैं हमें जो ये डंडे की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पे एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे स्वान सेल कहते हैं, और स्वान सेल जो होती हैं उनका नेचर होता है अपने आसपास एक चादर को बनाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्वान सेल जो है ये ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट है, यही स्वान सेल, और स्वान सेल ने अपने आसपास ऐसे एक चादर बना रखी है ना, ये चादर बना रखी है। इस चादर को हम माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है, एक चादर है जो कि स्वान सेल ने बनाई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्वान सेल माइलिन शीथ को बनाए। जैसे इस न्यूरॉन में बना रखी है, कोई ऐसी न्यूरॉन भी होगी जिसमें स्वान सेल तो होगी लेकिन उसने चादर को नहीं बना रखा, ठीक है। तो एक्सॉन के ऊपर स्वान सेल्स पाई जाती हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाती हैं। अच्छा, दो माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है, थोड़ा सा गैप पाया जाता है दोनों, किसी भी दो माइलिन शीथ के बीच में, जिसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, ठीक है, रैनवियर, ठीक। फिर आखिरी का पार्ट जो होता है एक्सॉन को, जो आखिरी का हिस्सा होता है उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल में बल्ब लाइक के, है ना, बल्ब के तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है। सिनेप्टिक नॉब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था पूरा का पूरा हमारा क्या, न्यूरॉन। अब हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कहा गया न्यूरॉन में 3 भाग, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी जो है इसमें साइटोप्लाज्म होता है जिसमें टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ग्रेन्यूल बॉडीज होती हैं जिसे हम नेसेल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फाइबर्स व्हिच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ सेल बॉडी, कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांचिंग होती है जिनके अंदर और सेल बॉडी से बाहर निकले होते हैं, वो क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। इनके अंदर भी निजल्स ग्रेन्यूल होता है और इन्हें डेंड्राइट कहा जाता है। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। अब देखो, जो हमारे पास स्टिमुलस होता है वो यही डेंड्राइट रिसीव करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आपके ऊपर बाहर से गरम गरम पानी जो है आपके हाथ में किसी ने छुआ दिया है ना, तो वो गर्म पानी आपके हाथ में लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट ही रिसीव करते हैं। और फिर ये इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे की ओर भेजते हैं, किधर भेजते हैं, सेल बॉडी से होते हुए ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन से होते हुए आगे जाती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, These fibers transmit impulse towards the cell body। ये फाइबर्स जो है वो इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर भेजते हैं, फिर सेल बॉडी आगे एक्सॉन की ओर भेजेगी, इसी को अभी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच, है ना, आखिरी वाला जो एंड है, जो दूर वाला एंड है, डिस्टल एंड, वो ब्रांच है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल कहा जाता है, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल इंपॉर्टेंट है। सिनेप्टिक अंदर वेसिकल के अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देखो मैंने बताया जो एक्सॉन होता है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से आगे की ओर, बाहर की ओर लेके जाता है। इसको बहुत ज्यादा क्लटर हो गया, इसको हटाते हैं, है ना। अब देखो जो एक्सॉन होता है, देखो पहले डेंड्राइट ने रिसीव किया, डेंड्राइट ने सेल बॉडी की ओर भेजा, ब्लैक पेन यूज करते हैं, डेंड्राइट ने सेल बॉडी की ओर भेजा, सेल बॉडी ने फिर यहाँ पे एक्सॉन की ओर भेजा, और फिर एक्सॉन भी आगे की ओर ऐसे भेजता जाएगा, यानी सेल बॉडी से दूर हमारा इम्पल्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो स्टिमुलाई मिलती है वो जैसे ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस जो है वो रिसीव किसके पास हुआ, डेंड्राइट। डेंड्राइट उसको किस फॉर्म में आगे भेजता है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म, है ना, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। वो इम्पल्स कैसे ट्रेवल कर रहा है, डेंड्राइट से सेल बॉडी आया, सेल बॉडी से
एक्सॉन आया, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, ठीक है। सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और अ टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब देखो मान लेते हैं ये एक हमारी न्यूरॉन थी और ये दूसरी न्यूरॉन थी, है ना। जो इन दोनों के बीच में जगह होती है, जो इन दोनों के बीच में जगह होती है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। तो जो क्या कहते हैं उसे, नर्व इम्पल्स है, वो नर्व इम्पल्स यहाँ से होता हुआ डेंड्राइट से होता हुआ इधर आएगा, फिर सिनेप्स में आ जाएगा, फिर सिनेप्स से होता हुआ दूसरे वाले के अंदर चला जाएगा, दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे हमारे पास मान लो सिनेप्स है, फिर सिनेप्स होते हुए तीसरे वाले के अंदर चला गया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया कि सिनेप्स के अंदर चले जाएगी या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पे फिर से न्यूरॉन थी हमारी, और ये न्यूरॉन जो है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो हर बॉडी के हर भाग पे कनेक्ट होती है, ये न्यूरॉन मान लेते हैं यहाँ पे एक बोन थी, ठीक है, इस बोन से जाके कनेक्ट होती है, जहां पे मसल और बोन कनेक्ट होती है ना। वहां पे एक जंक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसे कहेंगे। तो ये जो इम्पल्स है वो सिनेप्स तक जाता है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक चला जाता है, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ठीक है। बीच बीच में देखना पड़ता है, ठीक है। अब ये नीचे कैसे जाएगा, चला गया, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, न्यूरॉन जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। सबसे पहला मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होती है, दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट होते हैं। ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का एक हिस्सा, ठीक है। तो देखो जो ये न्यूरॉन बना रखी है ये मल्टीपोलर भी है। देखो डेंड्राइट कितने सारे हैं, है ना। जब दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट होते हैं और एक ही एक्सॉन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर। एक्सॉन हमेशा एक ही होगी, ठीक है, एक्सॉन हमेशा एक ही होगी, याद रखो। दूसरा होता है बाइपोलर, जहां पे एक एक्सॉन होती है और एक ही डेंड्राइट होता है, और ये हमारे आंखों की रेटिना में पाई जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, बहुत पूछा था, तो याद रखना। तीसरा होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में एक एक्सॉन होता है, सिर्फ एक एक्सॉन, डेंड्राइट एक भी नहीं होते हैं। सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली, तो कोई भी डेंड्राइट होता ही नहीं है, और ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, दो तरह के एक्सॉन होती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर स्वान सेल्स होती हैं जो कि माइलिन शीथ को बनाती हैं, है ना। जैसे ये जो सेल फाइबर दिखा रखे हैं आपको, सेल फाइबर कह रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको दिखा रखी है, जो यहाँ पे आपको न्यूरॉन दिखा रखी है, इस न्यूरॉन को आप माइलिनेटेड कह सकते हैं। माइलिनेटेड क्यों? क्योंकि जो स्वान सेल्स थी उन्होंने चादर का फॉर्मेशन कर रखा है। तो अगर माइलिन शीथ बनी हुई है, माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे माइलिनेटेड। लेकिन अगर, हाँ अभी थोड़ी सी आगे देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ देखो, अगर अनमाइलिनेटेड फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, तो हमारे पास अगर स्वान सेल है लेकिन उसने माइलिन शीथ नहीं बनाया है तो उसे हम अनमाइलिनेटेड नर्व कहेंगे, ठीक है, अराउंड द एक्सॉन, एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे दो न्यूमोनिक है जो कि आपको याद रखना है, ये हमारे टीचर डॉक्टर हरिओम गंगवार ने बता रखा है ना। यूएसए मतलब अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। एक ये है, एक होता है एमएससी, मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक, हाँ अनमाइलिनेटेड जो होते हैं वो ऑटोनॉमिक और उसमें पाए जाते हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, नर्व फाइबर्स आर फॉर्म विद द माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। तो माइलिनेटेड वाले स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में, अनमाइलिनेटेड वाले सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं और कैसा उनका कंडक्शन होता है। न्यूरॉन्स जो होती हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, है ना, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है इनकी ये पोलराइज्ड स्टेट में होती है,
ठीक है। ये सब जो भी लिखा हुआ है उसमें से कुछ चीजें छोड़ के पहले हम अपनी खुद की बातें करते हैं, है ना। पहले यहाँ पे हम अपना कुछ चीजें बना के देख लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं ये है एक्सॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चैनल है, ठीक है। यहाँ पे एक और चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेड कलर का चैनल है, ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे एक रेड कलर का स्पेशल चैनल है, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ऐसे कई सारे चैनल्स पाए जाते हैं, है ना। ये आयन के चैनल्स हैं, ठीक है। ये आयन के चैनल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखो शुरुआत में क्या होता है, इसको सब हटा देते हैं। जब न्यूरॉन रेस्ट स्टेज में होती है, मतलब जब ये किसी तरह का इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रही है, तो उस समय जो न्यूरॉन की जो एक्सॉन, ये मैंने एक्सॉन बनाया है, ठीक है। ये क्या है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन की दोनों साइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सॉन की। तो जब रेस्ट स्टेज पे न्यूरॉन होती है तो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है वो काफी ज्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम आयन की, ठीक है। अब याद रखना है एक चीज कि जो एक्सॉन के अंदर का एरिया है वहां पे पोटेशियम आयन बहुत होते हैं, ऐसे के प्लस आयन बहुत सारे होते हैं, है ना। के प्लस आयन बहुत सारे होते हैं। और जो एक्सॉन के बाहर वाला एरिया है ना उसमें सोडियम आयन बहुत सारे, सोडियम आयन बहुत सारे हैं, यानी सोडियम आयन काफी ज्यादा है एक्सॉन के बाहर, ठीक है। अब जब रेस्टिंग स्टेज पे है तो मैंने कहा एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है के प्लस आयन के, और ऑलमोस्ट इनपरमिएबल होती है सोडियम आयन के। मतलब सोडियम आयन अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से पोटेशियम आयन क्योंकि ज्यादा है अंदर, तो अंदर से बाहर की ओर इजिली जा सकता है पोटेशियम आयन, ठीक है। कैसे जाता है, इन्हीं आयन चैनल्स के थ्रू होते हुए बाहर चला जाता है पोटेशियम आयन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो एक्सॉन के अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज पाए जाते हैं, है ना। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है और सोडियम तो अंदर नहीं आ पा रहा, सोडियम तो बाहर ही है, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम अंदर जाता है इस वजह से बाहर जाता है। लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करती है ना, ये जो मैंने रेड वाला चैनल बना रखा है ये है सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम कहते हैं Na के पंप। हमारी बॉडी सोडियम पोटेशियम पंप का यूज करती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब एनर्जी को खर्च करके 3 सोडियम को बाहर भेजती है, 3 Na प्लस को बाहर भेजती है। अंदर अंदर सोडियम भी होते हैं, बस कम मात्रा में होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बाहर पोटेशियम नहीं होंगे अंदर सोडियम नहीं होगा, बस मैंने ज्यादा दिखा रखा है कि अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो इस वजह से पोटेशियम बना रखा है, बाहर सोडियम ज्यादा है इस वजह से बाहर सोडियम बना रखा है, ठीक है। तो ये जो चैनल होता है वो क्या करता है ना, 3 सोडियम को बाहर भेजता है, उसके बदले में 2 पोटेशियम को, 2K+ को अंदर ले आता है। तो इस चैनल का काम क्या होता है ना, पोलैरिटी को मेंटेन करके रखना, या आप कह लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करना, है ना। बाहर सोडियम की ये चैनल क्या करता है, बाहर सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है। आप देख लो सोडियम कितना, 3 सोडियम बाहर ले जा रहा है और अंदर पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि 2 पोटेशियम अंदर ले आ रहा है ना। नॉर्मली क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं आयन चैनल से, और उस जो बाहर जा रहे हैं उनको वापस से अंदर लाया जा रहा है, किसके द्वारा, इन सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब इससे होता क्या है ना कि बाहर जो है सोडियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है ना, और ज्यादा बढ़ती, भाई 3 सोडियम बाहर बढ़ रहे हैं तो 2 पोटेशियम अंदर बढ़ रहे हैं, तो सोडियम की मात्रा बाहर, जैसे मान लेते हैं सोडियम बाहर 300 है तो पोटेशियम अंदर कितने होंगे, 200 होंगे। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होता है ना। बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और बाहर के कंपैरिजन में अंदर की अगर बात करें, है ना, बाहर तो देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि सोडियम है, उसके कंपैरिजन में अंदर बात करें तो एक तो निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ऊपर पोटेशियम की आयन ऊपर से ये कमी है ना, पोटेशियम आयन की कमी भी है और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी है। तो हम यहाँ पे निगेटिव शो कर देते हैं, अंदर की ओर हम निगेटिव चार्ज शो करते हैं। एक्चुअल में निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन हम निगेटिव चार्ज क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रेडियंट बन गया है, ग्रेडियंट आप समझते हो, डिफरेंस बन गया है। बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है अंदर की कंपेरिजन में, तो इस वजह से इसके अलावा अंदर निगेटिव चार्ज भी है, इसलिए अंदर हम निगेटिव शो कर देते हैं और बाहर पॉजिटिव शो कर देते हैं, है ना। अब ये बन गया क्या, ग्रेडियंट, किस चीज का, आयन का ग्रेडियंट बन गया, है ना। आयन का ग्रेडियंट बन गया। इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है, इस ग्रेडियंट को सोडियम पोटेशियम पंप लगातार मेंटेन कर रही है बाई 3 बाई सेंडिंग, आप कह लो, है ना, या बाहर निकाल रही है 3 सोडियम को और 2 पोटेशियम को अंदर ला रही है। ये रेस्टिंग स्टेज है। अच्छा, एक और चीज,
क्योंकि यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया बाहर और अंदर की ओर, तो पोटेंशियल बन गया, और पोटेंशियल जो यहाँ पे बना हुआ है उसको हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन रेस्ट पे है, इस वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन व्हेन न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स रेस्टिंग। जब न्यूरॉन रेस्ट स्टेज पे कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रही है, तो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटेशियम आयन के, और लगभग इम्परमिएबल होती है सोडियम आयन के। तो पोटेशियम आयन के परमिएबल है तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेगा, और सोडियम आयन के इम्परमिएबल है तो सोडियम आयन ना अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। इसी वजह से मतलब इसके अलावा जो मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स से, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सोप्लाज्म में। तो एक्सोप्लाज्म के प्रोटीन जो होते हैं वो एक्सोप्लाज्म में ही रह जाएंगे। ठीक है, consecutively, the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins and low concentration of sodium ion। तो इससे हुआ क्या, जो एक्सॉन के अंदर हम देखें एक्सोप्लाज्म, बेसिकली साइटोप्लाज्म जो है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, उसमें हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम आयन का और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का, और लो कंसंट्रेशन है सोडियम आयन। ठीक है, इसके अपोजिट, इसके कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट जो फ्लूइड आउटसाइड है बाहर जो है, उसमें लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम का और हाई कंसंट्रेशन है सोडियम का, और इसी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। ये जो आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है अलोंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप, जैसा मैंने बताया था, है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है 3 सोडियम बाहर फॉर एवरी 2 पोटेशियम इनटू द सेल। As a result, the outer surface of the axon possesses a positive charge, while its inner surface, बाहर वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज पॉज करती है, इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड इज पोलराइज्ड। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि इसको जब रेस्ट पे वो होती है मतलब एक्सॉन, तो हम कहते हैं हमारी जो न्यूरॉन है वो पोलराइज्ड स्टेट में। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट मैंने आपको बना के रखा है। ठीक है, the electric potential difference along the across the resting membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ये भी आपको पता चल गया, जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है उसका जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, और कंडक्शन कैसे होता है। जनरेशन मतलब शुरुआत होना, कंडक्शन मतलब पूरे एक्सॉन में नर्व इम्पल्स कैसे फैली हुई है ना, कैसे फैलती है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, जब स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है हमारी, उस पे मान लेते हैं ए पॉइंट पे स्टिमुलस लगाया गया। ठीक है, जो मेम्ब्रेन ए पॉइंट पे होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है सोडियम की। ठीक है, अब देखो, अब हम एनसीईआरटी का फिगर देख लें। ठीक है, तो ये जो मैंने फिगर बना रखा है इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देते हैं। थोड़ा छोटा करके साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी का फिगर ये वाला, मान लेते हैं ए वो जगह है जहां पे स्टिमुलस आया। जैसे ही ए पॉइंट पे स्टिमुलस आएगा, तुरंत जो है मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है सोडियम आयन के, मतलब सोडियम आयन तेजी से अंदर की ओर भागना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की ओर सोडियम आयन बहुत सारा था, और अभी तक मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी, जब तक रेस्ट स्टेज में थी तब तक मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी। अब मेम्ब्रेन परमिएबल होगी, और मेम्ब्रेन जैसे ही परमिएबल होगी, सोडियम जो है वो देखो ऐसे आयन चैनल्स के थ्रू होते हुए अंदर की ओर आना शुरू कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों साइड से। अब जब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर की ओर आने लगेगा ना, तो इस पॉइंट में, मतलब जिस पॉइंट पे स्टिमुलस लगाया गया है उस पॉइंट पे अंदर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा। जबकि कब था पॉजिटिव चार्ज, कहाँ था, बाहर था। अंदर पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा और सोडियम की मात्रा बाहर कम हो जाएगी, तो बाहर निगेटिवली चार्ज आएगा, बाहर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अंदर पोलैरिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई, बदल गई। ये होता है नर्व इम्पल्स, यही होता है नर्व इम्पल्स का जनरेशन। ये जो उल्टा हो गई पोलैरिटी, अब हम इस पॉइंट को कहेंगे कि जो ए पॉइंट है यहाँ पे मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई। ये जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई, पोलराइज्ड, ये जो मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई, इसी को हम कहेंगे नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया। अब देखो, जब नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो गया, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। करंट जो है वो कैसे बहता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आने लगेगा, आने लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा अंदर की ओर देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इधर जाने लगेगा, और नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसके जस्ट अपोजिट में करंट चलने लगेगी। तो अब देखो अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो एक करंट बढ़ेगी आगे की ओर, एक करंट आगे की ओर बनेगी। इसी को करंट को कहते हैं हम एक्टिव, क्या कहते हैं उसे, इसी करंट को हम क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, नहीं एक्शन पोटेंशियल, हाँ एक्शन पोटेंशियल तो बताया नहीं। ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बदल गए ना, अब जो पोटेंशियल इनके बीच में क्रिएट हुआ है इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब जो ये करंट चल रही है ना, ये होता है नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। ये करंट अंदर की ओर कैसे चलती है, इस साइड की ओर, आगे की ओर, इस साइड की ओर अंदर की ओर करंट चलेगी, और बाहर की ओर करंट किधर चलेगी, इस साइड की ओर, समझ में आ रहा, बाहर की ओर इधर करंट चलेगी और अंदर की ओर इधर चलेगी, है ना। ये करंट क्यों चल रही है, क्योंकि नॉर्मल आप देखो जिधर नेगेटिव चार्ज चल रहा है उसके जस्ट अपोजिट आपको करंट कर देगी, ठीक है। अच्छा क्या होगा, अब जो दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे तो हुआ जो भी चीजें हुई, है ना, जो भी चीजें हुई वो ए पॉइंट पे अभी हुई। अब जो अगला पॉइंट है, जो आगे का हिस्सा है, उसको हम बी पॉइंट कह देते हैं। बी पॉइंट पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की ओर, है ना, जा रहा है, या कह लो निगेटिव चार्ज जो है वो इधर की ओर आ रहा है। दोनों दोनों तरीके होते हैं ना। आप ये भी कह सकते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर करंट चल रही है, आप कह लो जिधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने अपनी फिजिक्स वाली डिफिनेशन ली है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिंपल डिफिनेशन दी है कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट जो है वो भी इधर की ओर जा रही है, ठीक है। अंदर में पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये दिख नहीं रहा है ना, अंदर में पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर की ओर जा रही है। अब देखो जैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जाएगा, है ना, अंदर में इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो यहाँ पे भी जो बी पॉइंट है यहाँ पे भी क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमिएबल हो जाएगी, फ्रीली परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम के लिए। और वही चीज जो कि ए पॉइंट पे हो रहा था अब वो बी पॉइंट पे होने लगेगा, सोडियम तेजी से, बहुत तेजी से सोडियम अंदर आने लगेगा, और अंदर आने लगेगा तो यहाँ पे पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी, जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर निगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। सेम चीज रिपीट होगी यहाँ, फिर सेम चीज यहाँ रिपीट होगी, फिर सेम चीज यहाँ, और ऐसे आगे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे ये करंट आगे बढ़ेगी हर एक पॉइंट पे वही होगा कि मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होगी सोडियम के लिए, और फिर से करंट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, ठीक है। अच्छा, हम ये भी कहते हैं कि जब फ्रीली परमिएबल होती है मेम्ब्रेन सोडियम के लिए, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए। जैसे ए से बी में जैसे आ गया कंडक्शन, जो ए वाला पोर्शन रहा होगा वो तुरंत जो है वापस से रेस्ट में चला गया होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो फ्रीली परमिएबल हुई थी मेम्ब्रेन ये बहुत ही छोटे समय के लिए हुई थी, एक सेकंड से भी कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुई थी, ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। और जैसे ही फ्रीली परमिएबल होती है सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, इन्फ्लक्स मतलब अंदर की ओर आना, भारी मात्रा में बहुत ही तेजी से अंदर की ओर सोडियम आता है, ठीक है। तो देखो हमने पॉइंट ए पे स्टिमुलस लगाया, जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी उस पे, एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, ये सोडियम के लिए फ्रीली परमिएबल हो जाती है, दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड, उस जगह पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां निगेटिव हो गया, जहां निगेटिव था वहां पॉजिटिव हो गया। Outer surface of membrane becomes negatively charged and inner side of the membrane become positively charged. Polarity reverse हो गई. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized. अब हम कहेंगे जो A साइड पे membrane है वो कैसी हो गई, depolarized हो गई. The electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called action potential. बता रखा है which in fact terms as a nerve impulse. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी एक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स का जनरेशन कंडक्शन दोनों हो गया, है ना। अभी खैर मैंने तो आपको दोनों समझा दिया, लेकिन यहाँ पे अभी जनरेशन हुआ है, ठीक है। एट साइज इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, या कह लो साइड बी जो है, जस्ट आगे वाली साइड, इमीडिएटली अहेड मतलब जस्ट आगे वाली साइड जो है, यानी साइड बी, वहां पे मेम्ब्रेन जो है पॉजिटिव चार्ज है ऑन द आउटर सरफेस और निगेटिव चार्ज है ऑन द इनर सरफेस।
एज आ रिजल्ट, इसके वजह से एक करंट फ्लो होने लगेगी ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर करंट फ्लो होने लगेगी। ऑन द आउटर सरफेस करंट जो है वो बी टू ए फ्लो करेगी टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो। Hence, polarity at the site is reversed and axial potential is generated at site B। और पोलैरिटी चेंज होगी, रिवर्स होगी, और हम कहेंगे B पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो इम्पल्स जो है या कह लो एक्शन पोटेंशियल वो हमारा A से B पे आ गया है ना, अब B से C पे जाएगा, C से D पे जाएगा, और ऐसे ही करते करते द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, जितनी दूर में एक्सॉन है लगातार ये चलता रहेगा। एंड कॉन्सिक्यूटिवली द इम्पल्स इज कंडक्टेड, ठीक है। राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, जो सोडियम के लिए फ्री परमिबिलिटी हुई थी बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमिबिलिटी टू K प्लस, जैसे ही ये खत्म होती है अगेन पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे रेस्टिंग टाइम में थी, है ना। Within a fraction of second, potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and fibers become once more responsive to further stimulation। फिर से रेस्ट में आ जाती है और दोबारा इसको स्टिमुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बोलते बोलते थक गया मैं। कितने पेजेस बाकी हैं अभी हमारे पास? 4 पेजेस बाकी हैं, CNS पढ़ना है हमें। चलो इम्पल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। इम्पल्स का ट्रांसमिशन, देखो 2 शब्द थे, एक था कंडक्शन। कंडक्शन मतलब विद इन एक्सॉन, एक्सॉन थी हमारी, एक्सॉन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो नर्व इम्पल्स पहुंच रहा था उसको हम कंडक्शन कहते थे। ट्रांसमिशन मतलब होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का जाना, उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड सिनेप्स, और इसके लिए एक जंक्शन होता है सिनेप्स जिसे। अब सिनेप्स जरा हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक न्यूरॉन है ना, इसके ऊपर ऐसे डेंड्राइट लगे हुए हैं, ये एक्सॉन थी, ये था एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन है, इसके ऊपर ऐसे डेंड्राइट लगे हुए हैं, और ये है हमारा इसका टर्मिनल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह है इसी को हम सिनेप्स कह सकते हैं। सिनेप्स मेनली बनता है 3 चीजों से। पहली चीज जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी प्री सिनेप्टिक मतलब ये एरिया, ये एरिया यानी सिनेप्स से पहले जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसकी वो मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी सिनेप्स के बाद में जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन, यानी ये मेम्ब्रेन। और जो इनके बीच में जगह है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो 3 चीजों से मिलकर बना होता है सिनेप्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं। Synapse is formed by membrane of a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap। जो synaptic cleft मैंने दिखा रखा है, बीच में जो जगह मैंने दिखा रखी है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। may or may not be separated by a cleft, the gap called synaptic cleft। synaptic cleft हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। There are 2 types of synapse, 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं ना उसमें प्री और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होते हैं उनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के बहुत ही पास होती है। बेसिकली क्या होता है, दोनों जुड़ी हुई होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर अक्रॉस दिस सिनेप्स। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो कि एक जगह जनरेट हुआ है, जो कि इम्पल्स है, बेसिकली इम्पल्स जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में डायरेक्ट फ्लो कर सकता है। Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। एक्सॉन के अंदर जैसा impulse का conduction होता है, सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे impulse का conduction होता है electrical synapse के द्वारा, है ना। Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than across a chemical। और ये फास्ट भी होता है, तेज भी हो सकता है, तेज भी होता है, क्यों? क्योंकि कोई सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होती है, दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई होती है, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर रेयर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस रेयर होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। हमारे अंदर होते हैं केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है,
जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, अब थोड़ा सा पहले इसको देख लो फिर, है ना। देखो, यहां से हमारे पास न्यूरॉन से इंपल्स आया, कोई और कलर देता है, यहाँ से न्यूरॉन से इंपल्स आया, ठीक है, ये यहाँ पे घुमा न्यूरॉन कह रहा हूँ, एक्सॉन से, है ना, एक्सॉन से टर्मिनल इंपल्स आया, ये घुस गया एक्सॉन टर्मिनल में, और एक्सॉन टर्मिनल में मैंने आपको बताया था कि सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरो भरे होते हैं, ये जो गोल गोल चीजें भरी हुई हैं ये क्या है, न्यूरो। अब न्यूरो का काम होता है बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स को लेके जाना, ये न्यूरो का काम होता है। कैसे करती है, तो देखो, एक्सॉन से इंपल्स आया, इंपल्स जो है वो एक्सॉन टर्मिनल में जैसे ही घुसता है, जो ये न्यूरो होते हैं वो इधर की ओर मूव करना शुरू करते हैं, किधर की ओर, सिनेप्स की ओर ये मूव करते हैं। मूव करते करते आगे जाके ये क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की उससे ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं। बेसिकली ये जो गोला है ये आके क्या किया, फ्यूज हो गया है, ये जो गोले वाले हैं या जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये आके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए हैं और फिर ओपन हो गए हैं दूसरे साइड जैसे ओपन हुए, जो न्यूरो इसके अंदर भरा हुआ था वो सारा न्यूरो यहाँ पे आके फिल हो गया, किसके अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें न्यूरो फिल हो गया। अच्छा, अब इसके जस्ट आगे क्या होगा, दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी होगी या डेंड्राइट होगा, है ना। उस न्यूरॉन की जो दूसरी न्यूरॉन, ये पहली न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन है, जो दूसरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये जो सारे के दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये रिसेप्टर्स है, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, न्यूरो को रिसीव करते हैं, और जैसे ही ये न्यूरो को रिसीव करते हैं एक नया इम्पल्स जनरेट हो जाता है अगली वाली न्यूरॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिनेप्स भी दिखा रखा है, सिनेप्स किससे बना है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है, अब पढ़ते हैं, ठीक है। Chemicals called neurotransmitters are involved in transmission of impulse. The axon terminal contain vesicles filled with these neurotransmitters. When an impulse या action potential arrives at axon terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicles towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane. है ना, ये इधर को आते रहेंगे, आते आते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। Where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to the specific receptor present on the postsynaptic membrane. Binding opens ion channels, allowing entry of ions which can generate new potential. जैसे ही बाइंडिंग होगी आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिससे कि एंट्री हो जाएगी आयंस की और नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड में बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, जो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह का इम्पल्स जनरेट हुआ बस जनरेट हुआ, हमें नहीं जानना है कि एक्साइटेटरी क्या होता है इम्पल्स और इनहिबिटरी पोटेंशियल क्या होता है ना, हमें ये चीज नहीं जानती, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस में, सीएनएस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको, नहीं पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। जो ब्रेन होता है ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, यानी यही हमारी बॉडी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और ब्रेन को ही हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कहते हैं, है ना, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं हमारी बॉडी। ये हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, जो हमें मतलब हमारे कंट्रोल में है उनको भी कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को भी बनाता है, और जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है उनको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनीज, है ना। इसके अलावा हमारे टेम्परेचर मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया यानी भूख और प्यास, सर्केडियन यानी 24 आवर की जो रिदम होती है, 24 रिदम आप समझते हो ना, कि रात में 11 बजे मान लो रोज सोते हो आपको, फिर रात में 11 बजे नींद आने लगेगी, दोपहर में 2 बजे खाना खाते हो, 2 बजे खाना आपको भूख लग जाएगी, है ना, इस तरह का। शाम को चाय पीते हो, शाम को आपको चाय का लगने लगेगा, है ना, चस्का, ठीक है। तो ये रिदम होती है 24 घंटे की। इसके अलावा एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, मतलब सभी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी देखने की क्षमता है, विजन है, हियरिंग है, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट, सब ब्रेन कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है ब्रेन, तो इसको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के अंदर। स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है वो कवर होता है 3 लेयर की एक कवरिंग से, जिन्हें हम क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं। तो क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर होती है। आउटर लेयर होती है,
ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, डैप याद रखना है ना, DAP। मिडिल लेयर होती है एरेक्नोइड और इनर लेयर होती है पायामेटर। ठीक है, डैप DAP याद रखना, ठीक है। हाँ, क्रेनियल मेंजस तो 3 लेयर की कवरिंग होती है। आउटर लेयर को हम ड्यूरामेटर कहते हैं, बहुत ही पतली सी थिन लेयर होती है मिडिल में, जिसे हम एरेक्नोइड कहते हैं, और इनर लेयर होती है जो कि ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होती है, उसे हम पायामेटर कहते हैं। ठीक है, ब्रेन हमारा 3 भागों में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, सॉरी। देखो, ब्रेन का जो फोर ब्रेन होता है उसमें 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, 3 भाग होते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 भाग होते हैं, पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला। सेरेब्रम अलग है, सेरेबेलम अलग है। ठीक है, तो सेरेब्रम जो होता है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरेबेलम जो होता है वो हैंड ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन यहाँ पे आप दिखा रखा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ब्रेन का जो निचला हिस्सा होता है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ब्रेन में जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ये वाला जो भाग होता है जिसको बेसिकली आप हर जगह देखते रहते हो, इसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बाकी अब जो भी 2 चीजें लिखी हुई है, कॉर्पस कैलोसम, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन पे आते हैं सबसे पहले। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में 3 भाग मैंने बताया, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरेब्रम अगर आप देखोगे सामने से ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हेमिस्फेयर होता है ना, हाफ हेमिस्फेयर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो बीच में जो जगह होती है इसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। तो मतलब 2 हेमिस्फेयर होते हैं, इस वाले को हम कहेंगे राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और इसको हम कहेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, तो cerebrum forms the major part of the human brain. A deep cleft divides the cerebral longitudinally into 2 halves, है ना, ये cleft है जो कि 2 हाफ में डिवाइड कर देती है, जिसे हम लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसे हम कोलेसम कहते हैं, कॉर्पस कोलेसम। तो ये जो दोनों हेमिस्फीयर है ना, ये कनेक्टेड होते हैं किससे, कॉर्पस कोलेसम से। ठीक है, layer of cells which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. जो बाहरी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरेब्रम का बाहरी हिस्सा होता है उसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको ऐसे बहुत ही ज्यादा फोल्ड तरीके से देखने को मिलेगा, है ना, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है यहाँ पे, है ना, ब्रेन में देखो ये कितनी सारी फोल्डिंग्स, वो क्या है, जो फोल्डिंग्स है वो क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि ग्रे कलर का दिखता है। ठीक है, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। और क्यों होता है कलर, क्योंकि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड ग्रुप पाया जाता है यहाँ पे, और इसी वजह से ग्रे कलर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरिया, इसके अंदर मोटर एरिया होते हैं। अच्छा देखो, 2-3 शब्द समझ लो। जैसे सेंसरी एरिया मतलब होता है जब हमने कुछ चीज सेंस की तो हमारे ब्रेन तक को पहुंचाने के लिए एक न्यूरॉन होगी जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहें। सेंसरी न्यूरॉन कहेगी कि इसने लाइट को देखा या इसे कोई चीज गर्म फील हुआ, है ना, हमें कुछ भी ऐसा हुआ जो हम सेंस कर रहे हैं, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारी ब्रेन में पहुंचेगा। मोटर एरिया वो हो जाता है जो कि काम करने को बताता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मान लेते हैं सामने से बहुत ही तेज लाइट आ रही है, तो हमारी सेंसरी न्यूरॉन ने कहा कि तेज लाइट आ रही है, ब्रेन तक ये पहुंचाया बात को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, हमारी आंखों को बंद करा देगी जिससे कि लाइट से हमारी आंखें डैमेज ना हो। ठीक है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज भी होते हैं, सेंसरी एरियाज भी होते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नाइदर क्लियरली सेंसरी है और ना ही मोटर फंक्शन में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा हमें पता ही नहीं है कि वो अच्छे से सेंसरी है या फिर मोटर। ठीक है, इस रीजन को हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी आपको पता है, याददाश्त, कम्युनिकेशन आपको पता है, बातचीत। इंटरसेंसरी एसोसिएशन मतलब हम अलग अलग सेंस ऑर्गन्स से जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं उनको मिला जुला के यूज करना, ये एसोसिएशन एरियाज के अंदर आता है। ठीक है, fibers of tracts are covered with myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere। जो cerebral hemisphere का inner part है उसमें fibers of the tract के fibers होते हैं जिनके ऊपर myelin sheath होती है, यानी myelinated nerves पाई जाएंगी, है ना। और ये opaque appearance होता है
है ना। दिस गिव एन ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, ओपेक व्हाइट अपीयरेंस होता है और इसी वजह से व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो सेरेब्रम का बाहर वाला हिस्सा ग्रे मैटर कहलाता है, सेरेब्रम का अंदर वाला हिस्सा व्हाइट मैटर कहलाता है, ठीक है। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, सेरेब्रम जो होता है वो थैलेमस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अराउंड रैप हुआ रहता है, रैप समझते हो ना, पूरा का पूरा उसी के अराउंड रखा हुआ है, ठीक है। विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसर और मोटर सिग्नल्स के लिए। Another very important part of the brain is called hypothalamus, hypothalamus जो है वो बेस ऑफ थैलमस पे यानी थैलमस के बेस पे रखा हुआ होता है, ठीक है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस का बहुत सारा काम दे रखा है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने की अर्ज को कंट्रोल करना, ये सब काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, इसके पास कई सारी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ये स्पेशल सेल हैं, अगले चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके थ्रू हार्मोन्स निकलता है। तो हाइपोथैलेमस हार्मोन भी निकालता है, हाइपोथैलेमस आप समझ लो ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये न्यूरॉन से बना है तो इस वजह से नर्वस सिस्टम का पार्ट, और क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट करता है इस वजह से एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना, हार्मोन निकालता है जिन्हें हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक माइगेडला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो क्या क्या चीज है लिम्बिक सिस्टम में, इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट, और एमाइगेडला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा, इन सबको मिला के लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनता है। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, यानी लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके हमारे कई चीजों को रेगुलेट करता है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशन के एक्सप्रेशन को, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और मोटिवेशन को, इन सब को लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन छोटे छोटे हैं, तो मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन जो है वो थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में, तो इसी वजह से मिड कहा गया, क्यों, क्योंकि थैलमस हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, और पॉन्स किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है हमारा क्या, मिड ब्रेन, ठीक है। अ कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से एक कैनाल, एक रास्ता पास होता है जिसे हम सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, ठीक है। डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली फोर राउंडेड स्वेलिंग, जो पीछे वाला हिस्सा है, डोर्सल हिस्सा है मिड ब्रेन का, उसमें चार राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, लोब्स होते हैं, जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं, है ना, कॉर्पोरा क्वाड, क्वाड मतलब चार, क्वाड्रिजेमाइना, ठीक है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, तीन भाग होते हैं, है ना, ऑल्सो कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहते हैं, ठीक है। जो पॉन्स होती हैं इनके अंदर फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि इंटर कनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। पॉन्स जो है वो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जो सेरेब्रम होता है इसके पास काफी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, कॉन्वोल्यूटेड वही मतलब टेढ़ी मेढ़ी, है ना, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेरी मोर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है ये। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सेक्रीशन। मेडुला जो होता है वो कई सारे सेंटर को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन, आपने पहले पढ़ा था, है ना, जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आरआरसी, कहाँ पे सिचुएटेड था, मेडुला के अंदर, है ना। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस आपने अभी तो पढ़ा नहीं है, वो चैप्टर डिलीट हो गया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो वोमिट सेंटर होता है, जो हम उल्टी करते हैं, उल्टी करने का जो हमारा सेंटर होता है वो मेडुला के अंदर होता है, इसके अलावा गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, ठीक है। थ्री मेजर रीजन मेकअप ऑफ ब्रेन स्टेम, अब ब्रेन स्टेम को तीन चीजें मिलकर ब्रेन स्टेम को बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रेन स्टेम कौन कौन सी, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मिड ब्रेन है और पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इन तीनों से हमारा ब्रेन स्टेम बनता है। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन को बना के रखें, ठीक है। चैप्टर की होती है समाप्ति यहीं पे, है ना, चैप्टर वैसे ये और बड़ा था, हमारे पास दो टॉपिक और थे, आईज एंड ईयर्स डिलीट कर दिए गए और चैप्टर हो गया छोटा, है ना। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर हमारे काम का है तो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स, डिफरेंशिएट, नहीं, सारे क्वेश्चन उस टाइप के हैं, है ना, थ्योरी टाइप के हैं, तो इनको आप, तो यहीं पे हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, ठीक है।
हमने चैप्टर 18 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया। कहीं भी कोई भी आपके पास डाउट हो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में जल्दी ही। और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर था, अगला वीडियो हमारा लास्ट चैप्टर का होगा और हमारी पूरी एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 11th की एनसीईआरटी ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, सॉरी 12th की, है ना, 12th की ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, 11th की भी अगले वीडियो में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ पूरी एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज खत्म हो जाएगी। आप इस सीरीज को देख भी सकते हो और आप कान में लीड लगा के इसको सुन भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। बाय।